गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों आज हमने शुरू कर दिया है चैप्टर नंबर 1 11th क्लास केमिस्ट्री का, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेसिक है, 11th 12th में काम आने वाला है। छोटी छोटी चीज़ें अगर ये नहीं पढ़ पाए तो 11th भर और पूरे 12th तक केमिस्ट्री दर्द देगी। और अगर हायर स्टडीज़ में भी केमिस्ट्री से आप पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, इसलिए बच्चों बहुत ध्यान से पढ़ लेना। मूल कॉन्सेप्ट भी यहीं पढ़ेंगे हम, कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं यहीं पढ़ेंगे। लेकिन आज के चैप्टर में हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर 2 मिनट में निपटा दूंगा, क्योंकि ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो। मैटर कितने टाइप की होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस होती हैं, और प्योर एलिमेंट होते हैं, कंपाउंड होते हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, वो सब इसके अंदर आता है। नर्सरी क्लास से पढ़ा दिया तुम्हें सब। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर 2 मिनट में निपटा देंगे। उसके बाद मेन जो आज का टॉपिक है वो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, 5-6 लॉज हैं वो पढ़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों आज का पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स। उससे पहले मैटर की डेफिनेशन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। जिसके पास मास है और स्पेस ऑक्यूपाई कर सकती है, हर वो चीज़ जिसके पास ये 2 कंडीशन है, मैटर है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देख लीजिए, थोड़ा सा जल्दी निपटाते हैं क्योंकि मेन टॉपिक हमारा वही है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिज़िकल क्लासिफिकेशन आया सबसे पहले, ये आया हमारा फिज़िकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा है हमारा यहाँ पर ये है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, ये है हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फिज़िकल क्लासिफिकेशन मतलब फिज़िकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर, फिज़िकल स्टेट, डेंसिटी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बेसिस पर सॉलिड, लिक्विड, गैस होते हैं। ये सब आपको पता है। कुछ लोग ज़्यादा जज्बाती होते हैं, उनको 5 पता होते हैं, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट और प्लाज्मा। तो सिलेबस में इतना ही है, इतना ही याद रखना। फिर केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, केमिकल क्लासिफिकेशन मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर। तो 2 तरीके के होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं और मिक्सचर होते हैं। प्योर सब्सटेंस के फर्दर 2 टाइप हैं, एलिमेंट और कंपाउंड्स। एलिमेंट में हमारे कौन कौन से आ गए, एलिमेंट में फिर आ गई मेटल और नॉन मेटल, और तीसरा मेटलॉइड, ये आ गई। फिर कंपाउंड्स आ गए। कंपाउंड्स में तो आप जानते ही हैं, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर जो चीज़ें बनती हैं, या फिर अगर कोई एलिमेंट सिंगल स्टेट में, फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकता है तो उसको कंपाउंड कहेंगे। क्या कहा मैंने, अगर कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में, कोई एटम, कोई सिंगल एटम, कोई सिंगल एलिमेंट फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है तो वो क्या कहलाएगा, कंपाउंड ही कहलाएगा। जैसे कि नोबल गैस है, जैसे हीलियम है, हीलियम का सिंगल एटम जो है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, तो उसको मॉलिक्यूल की यानी कंपाउंड की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, तो मिक्सचर आ गए हमारे, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। आप जानते हैं होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है हैविंग सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द वॉल्यूम। लिख लेना, हैविंग सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट दी वॉल्यूम। और होमोजीनियस मिक्सचर का ही दूसरा नाम होता है ट्रू सोल्यूशन या सिंपली सोल्यूशन, जो कि एक चैप्टर है पूरा आपका 12th क्लास केमिस्ट्री में, पहला चैप्टर आप पढ़ेंगे ट्रू सोल्यूशंस। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर यानी जिसमें कंपोजिशन डिफर करेगा, हर पॉइंट पर कंपोजिशन डिफर करेगा। मैं समझा देता हूँ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का कॉन्सेप्ट। मान लीजिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया, मैंने शुगर मिलाई और उसमें पानी मिला दिया। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, शुगर प्लस वाटर। शुगर को मैं स्टार से डिनोट कर रहा हूँ और वाटर को मैं डॉट से डिनोट कर रहा हूँ। दोनों को मिला दिया, एक सोल्यूशन बन गया। मैंने 3 पॉइंट डिसाइड कर लिए, ये मेरा पॉइंट ए हो गया, ये मेरा पॉइंट बी हो गया, और ये मेरा पॉइंट सी हो गया। ठीक है, पूरे वॉल्यूम में मैंने 3 पॉइंट डिसाइड कर लिए। मैंने पॉइंट ए से कुछ ड्रॉपलेट्स उठाई और उनको जूम करके देखा। पॉइंट ए से मैंने जूम करके देखा। पॉइंट ए में जब मैं जूम करके देखूंगा तो मुझे यहाँ पर 3 शुगर दिखाई दी और 5 वाटर दिखाई दिए। ठीक है, पॉइंट बी से एक पानी की ड्रॉपलेट उठाई यानी सोल्यूशन उठाया और उसको जूम करके देखा। तो मुझे क्या दिखाई दिया, यहाँ पर भी बच्चों मुझे
3 शुगर के पार्टिकल दिखाई दिए और 5 किसके पार्टिकल दिखाई दिए बच्चों, वाटर के पार्टिकल दिखाई दिए। ऐसे ही मैंने यहाँ से सी पॉइंट से यहाँ से एक पानी की ड्रॉपलेट उठाई और उसको जूम करके यानी माइक्रोस्कोप में देखा तो मुझे यहाँ पर भी क्या दिखाई दिए, 3 शुगर के पार्टिकल बच्चों दिखाई देंगे और 5 वाटर के पार्टिकल। सेम आ रहा है, कैसे आ रहा है, कॉम्पोजिशन सेम क्यों आ रहा है, क्योंकि ये होमोजीनियस मिक्सचर, इसको बोलते हैं कॉम्पोजिशन इज सेम थ्रू आउट द वॉल्यूम। देखो यहाँ पर शुगर 3 है, वाटर 5 है, शुगर 3 है, वाटर 5 है, शुगर 3 है, वाटर 5। हमने मान लिया, जरूरी नहीं हर बार 3 हो या वाटर 5 हो, कुछ भी हो सकता है, 1:1 भी हो सकता है, 2:3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, समझ रहे हो, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो होगा वो सब पॉइंट पर सेम होगा। अगर यहाँ पर 3:5 का रेशियो आ रहा है तो यहाँ पर भी 3:5 का रेशियो आना चाहिए और यहाँ पर भी 3:5 का रेशियो आना चाहिए। थ्रू आउट द वॉल्यूम सेम कॉम्पोजिशन आ रही है तो ये होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। लेकिन अगर अलग अलग आता तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर आता है। यहाँ 3:5 आता, यहाँ 2:10 आ जाता है ना, या 1:3 आ जाता, तीनों पॉइंट पे अलग अलग आ गया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। इसके एग्जांपल हो गए कोलाइड और सस्पेंशन। सस्पेंशन कैसा है, किसको बोलते हैं, पानी लो उसमें मिट्टी मिला दो, धूल मिट्टी कुछ भी मिला दो, है ना, और उसको ऐसे मिक्स कर लो, तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर की कैटेगरी में आएगा। थोड़ी देर बाद पानी मिट्टी जो है नीचे की साइड को ज़्यादा होगी, ऊपर की साइड को कम होगी। ऊपर वाले पॉइंट में, ऊपर वाले पॉइंट से अगर आप पानी निकाल कर उसकी चेकिंग करेंगे, उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो वहाँ पर सैंड के पार्टिकल या मिट्टी के पार्टिकल कम दिखेंगे, और बॉटम से उठाओगे तो मिट्टी के पार्टिकल ऑब्वियसली ज़्यादा निकलेंगे। तो कॉम्पोजिशन डिफर कर गई, ऊपर मिट्टी कम है, नीचे मिट्टी ज़्यादा है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। एग्जाम्पल है कोलाइड और सस्पेंशन। कोलाइड हो गया, एग्जाम्पल में कोलाइड हो गया मिल्क, बटर, जेली, और सस्पेंशन में हमारा हो गया वही चॉक इन वाटर, सैंड इन वाटर, क्ले इन वाटर। ये सब हमारे एग्जाम्पल हो गए। ये क्लासिफिकेशन मैंने आपको मैटर का पढ़ा दिया, आप इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब हम आते हैं अपने आज के लेक्चर के मेन टॉपिक पे, जो कि है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। 6 तरीके के लॉज हैं, पढ़ते हैं, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे, बार बार एग्जाम्पल की हेल्प से समझाऊंगा, पूरा समझाऊंगा, पूरा लेक्चर देखना। इसके बाद आपको किसी दूसरे लेक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नोट्स भी बहुत आसानी से बन जाएंगे आपके। पूरा लेक्चर देखिएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है दूसरा, जिसको कांस्टेंट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के नाम से भी जानते हैं। तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चौथा है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। फिर गे-लुसाक्स लॉ है, और फिर एवोगैड्रोस लॉ या फिर एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। नाम में मत जाना, नाम से खतरनाक लग रहे हैं, बहुत सिंपल है, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। चलो एक एक करके हम शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? इट स्टेट्स दैट, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, या इट स्टेट्स दैट मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड, ना ही इसको बनाया जा सकता है, नॉर डिस्ट्रॉयड, ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मैटर कैन नीदर, मैटर बोल रहा हूँ, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल प्रोसेस, ड्यूरिंग अ केमिकल प्रोसेस, ड्यूरिंग अ केमिकल प्रोसेस। किसी भी केमिकल प्रोसेस में, और फिजिकल प्रोसेस भी हम ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर केमिकल प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो मैटर को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो ये क्या कहना चाह रहा है? ड्यूरिंग अ केमिकल प्रोसेस, ड्यूरिंग अ केमिकल प्रोसेस, ड्यूरिंग अ chemical process, the total mass of all reactants will be, total mass of all reactants will be equal to total mass of all products। ये प्रोडक्ट्स लिखा है, ठीक है, शॉर्ट में PDT है, दैट इज total mass of reactants equals to, किसके बराबर होंगे? total mass of products। ये लास्ट में ऐसे लिख दोगे, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, शो ऑफ हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है।
तो सबसे पहला है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या स्टेट करता है कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल प्रोसेस। ये जो लॉ है, याद रखना है, ये जो लॉ है, दिस लॉ इज ओनली फॉर कौन सी रिएक्शंस के लिए है बच्चों? केमिकल रिएक्शंस के लिए। कौन सी रिएक्शंस के लिए है? केमिकल रिएक्शंस के लिए है। न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए नक्को रे बाबा, न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए नहीं है, सिर्फ किसके लिए है? केमिकल रिएक्शन के लिए। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है? जिसमें पार्टिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो बहुत फेमस आइंस्टाइन का फॉर्मूला सुना है, E=mc²। उस फॉर्मूले से मास m एनर्जी E में कन्वर्ट होने लगता है, तो उसके लिए नहीं है, फिर हम ये वाला रूल नहीं लगा पाएंगे। तो ये आप नोट कर लीजिए। फिर एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। हाइड्रोजन बनाना है बच्चों, हाइड्रोजन बनाना है, ठीक है। हाइड्रोजन को हाफ ऑक्सीजन लिया, बन गया, ठीक है। तो यह हाइड्रोजन का कितने ग्राम होंगे बच्चों? एक हाइड्रोजन के 1 ग्राम होता है। मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहा हूँ, तो आप H2 मॉलिक्यूल का मास सबको पता है 2 ग्राम होता है। एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया। और इस साइड देख लो, ऑक्सीजन का 32 होता है, उसको 16 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1/2 है। O2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? 32, उसको 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 16 ग्राम। इसको जोड़ दो, कितना आ गया? 18 ग्राम। ये कौन सी साइड है? रिएक्टेंट साइड है, रिएक्टेंट साइड है। मास ऑफ रिएक्टेंट्स। अब इधर निकालते हैं मास ऑफ प्रोडक्ट्स, मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो यहाँ से निकाल दो, मॉलिक्यूलर मास सबको निकालना होगा, आता होगा सबको। 2 × 1 हाइड्रोजन का हो गया, प्लस 16 कितना हो गया? 18 ग्राम। तो देखो इधर भी 18 ग्राम आ रहा है, इधर भी 18 ग्राम, यानी टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो ये किसका फेवर कर रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का फेवर कर रहा है, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड का मास बराबर आ गया। ये नोट कर लो। तो अगला एग्जाम्पल कर ले। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। C+O2 इज गिविंग यू CO2, ठीक है। कार्बन का मास देख लो, कार्बन का मास कितना होता है? 12 ग्राम। और O2 का मास कितना होता है? 32 ग्राम। इन दोनों को ऐड करो, कितना आ जाएगा? 44 ग्राम। और इधर देखो, कार्बन का 12 और ये 32, कितना आ गया? 44 ग्राम। यानी टोटल रिएक्टेंट का मास विल बी इक्वल टू द टोटल प्रोडक्ट का मास। ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास का कॉन्सेप्ट था, जो मैंने आपको समझाया। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इससे। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट reacts with 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड क्या होता है? CH3COH। दी प्रोडक्ट्स वर, प्रोडक्ट क्या बने बच्चों? 2.2 ग्राम ऑफ CO2, 2.2 ग्राम ऑफ CO2 बन गया। और क्या बन गया? 0.9 ग्राम ऑफ वाटर। एंड और क्या बना बच्चों साथ में? 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट। शो दैट दीज ऑब्जर्वेशंस आर, शो दैट these observations follow law of conservation of मास। लोकोम बोलते हैं शॉर्ट में, उसको लोकोम बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी रिएक्शन लिख लो। क्या क्या है रिएक्टेंट में? सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ CH3COH। रिएक्टेंट क्या है हमारे? CH3COH है बच्चों। CH3 रिएक्शन लिखना आनी चाहिए बच्चों। और सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? Na2CO3। बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर फॉर्मूले बनाने नहीं आते हैं तो फिर बेटा कर लेना थोड़ी सी मेहनत, वरना दिक्कत हो जाएगी। प्रोडक्ट क्या क्या बने? प्रोडक्ट क्या क्या बने? CO2 बन गया और वाटर बन गया। CO2 बना और वाटर बना। और क्या बन गया बच्चों? सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट। सोडियम इथेनोएट कुछ नहीं होता है, पता है तुम्हें, CH3CON है, ठीक है। सबके मास दे रखे हैं। सोडियम कार्बोनेट बच्चों कितना बना है? 5.3 ग्राम। और वाटर कितना? नहीं, गलत हो गया क्या? चलो सही कर दिया। ये 5.3 ग्राम है और ये 6 ग्राम है ना।
और CO2 कितनी निकली 2.2 ग्राम। H2O कितना निकला बच्चों 0.9 ग्राम। और सोडियम इथेनोएट कितना निकला 8.2 ग्राम। दोनों तरफ ऐड कर लो, इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 11.3 ग्राम आ गया। यहाँ पर देखो 9 10 11 13 3 11.3 ग्राम। तो यहाँ पे लास्ट में आप लिख देंगे सिंस टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, हैंस दीज ऑब्जर्वेशंस फॉलो या दीज ऑब्जर्वेशंस आर इन अकॉर्डेंस विद लोकोम। लोकोम मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नोट कर लीजिए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, एक रिएक्शन हो रही है किस किस के बीच में 4 ग्राम Na2CO3 है, इसकी रिएक्शन हो रही है 10 ग्राम HCl से। तो प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं, प्रोडक्ट एक मिक्सचर है किस किस का, प्रोडक्ट में क्या क्या है CO2 है और HCl है, NaCl है सॉरी। तो वो पूछ रहा है कि NaCl का मास नहीं दे रखा है, तो वो x ग्राम ऑफ NaCl बोल रखा है, तो बोल रहा है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, तो सबसे पहले रिएक्शन लिख लो Na2CO3 प्लस HCl, तो क्या बनेगा NaCl प्लस CO2, NaCl प्लस CO2। वाटर ऐड कर लिया है, वाटर भी बनेगा इसमें। ठीक है, तो प्रोडक्ट में हमारा क्या क्या बना, ये और ये। चलो इधर लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन दोनों बराबर होने चाहिए, दोनों साइड का मास। तो 4 ग्राम हमारे पास क्या है Na2CO3 है और 10 ग्राम HCl है, 10 ग्राम। तो ये टोटल कितना हो गया 14 ग्राम। ठीक है, इधर क्या है 2.5 ग्राम CO2, 2.5 ग्राम CO2, NaCl कितना मान रखा है x ग्राम और वाटर कितना निकला है 3 ग्राम। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर लो, ये कितना आ गया x प्लस 5.5 ग्राम। ठीक है, अब आप क्या लिखेंगे आगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। लिख देंगे ऐसे, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। कहाँ से आया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से आया। तो ये जो है हमारा x प्लस 5.5 ग्राम, ये इक्वल टू हो जाएगा 14 ग्राम से, और यहाँ से x की वैल्यू जो भी निकल कर आएगी आप कैलकुलेट कर लेना। तो हमारा ये आंसर आ गया x ग्राम निकालने। तो एक क्वेश्चन ये खुद से करके देखना आप लोग, बता दे रहा हूँ मैं, हल्का सा हिंट दे दे रहा हूँ आपको। 20 ग्राम ऑफ पोटेशियम बाइकार्बोनेट है, उसको हीट किया गया। पोटेशियम बाइकार्बोनेट को अगर आप हीट करेंगे तो आपको पता है बाइकार्बोनेट से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कार्बोनेट में, साथ में CO2 गैस और H2O गैस। रिएक्शन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद से बनाना की आदत डालो। ठीक है, बैलेंस नहीं भी करोगे तो अभी काम चल जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या है 12.62 ग्राम इसके दे रखे, K2CO3 के कितने दे रखे हैं, अच्छा 20 ग्राम दे रखे हैं इसके दे रखे हैं 20 ग्राम। K2CO3 बच्चों कितना बना है 12.62 ग्राम। CO2 और CO2 कितना बना है 5.24 ग्राम। और H2O कितना बना है x बना है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन इन दोनों को क्या कर दोगे, बराबर कर दोगे। x प्लस 12.62 प्लस 5.2 वो किसके इक्वल हो जाएगा 20 ग्राम के। और यहाँ से आपको क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता लग जाएगा कितने ग्राम वाटर प्रोड्यूस हुआ। तो बच्चों नेक्स्ट जो हमारा सेकंड लॉ है वो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जिसको कांस्टेंट कंपोजिशन का लॉ भी, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी बोला जाता है। बहुत सिंपल है, नाम में मत जाना, डेफिनेशन और एग्जांपल बहुत सिंपल है, आसानी से कर लोगे। इट स्टेट्स दैट एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड कंबाइन टुगेदर इन फिक्स प्रोपोर्शन बाय वेट। जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो एलिमेंट कंबाइन होते हैं तभी बनता है। और एलिमेंट कैसे कंबाइन होते हैं, कंडीशन लगा दी, उनका जो एलिमेंट कंबाइंड हो रहे हैं उनका वेट का प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन मतलब रेशियो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, नो मैटर फ्रॉम विच सोर्स दे आर ऑब्टेन्ड। किसी भी सोर्स से ऑब्टेन करेगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैं वाटर का एग्जांपल लूँ, मैं टैप वाटर ले लूँ, टैप वाटर ले लो आप, है ना, रेन वाटर ले लो, रेन वाटर ले लो, या फिर आप किसी रिवर से साफ़ पानी की बात कर रहा हूँ, है ना, प्योर वाटर की बात कर रहा हूँ, रिवर वाटर ले लो। टैप वाटर का फॉर्मूला भी क्या होगा H2O, रेन वाटर लोगे उसका फॉर्मूला भी क्या होगा H2O, प्योर वाटर की बात कर रहा हूँ मैं। और
रिवर वाटर का भी एग्जाम्पल यानी फार्मूला क्या होगा, H2O ही होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का मास देखो बच्चों और ऑक्सीजन का मास। वाटर कितने मॉलिक्यूल कितने एलिमेंट से मिलकर बना है, 2 एलिमेंट, एक हाइड्रोजन का एलिमेंट, एक टाइप हाइड्रोजन का एलिमेंट है, दूसरा टाइप ऑक्सीजन का एलिमेंट है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो निकालना है। तो हाइड्रोजन बच्चों देखो, एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन का मास 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन एक ही है तो 16, तो ये कितना आ जाएगा 1:8। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा 1:8 रेशियो में जुड़ेंगे, तब क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो मुझे यहाँ से पता लग गया कि जब भी मुझे वाटर बनाना होगा तो मैं क्या करूँगा, 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन ली है तो 8 ग्राम हमेशा ऑक्सीजन लूँगा, या फिर डबल कर दिया तो अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन लिए तो 8 का क्या हो जाएगा 16 ग्राम, ट्रिपल कर लो 3 ग्राम है तो ये क्या हो जाएगा ऑक्सीजन 24 ग्राम। ये भी हमें यहाँ से पता लगता है। ऐसे ही यहाँ पर आप निकाल देंगे तो ये भी अल्टीमेटली क्या आएगा 1:8 आएगा, और यहाँ पर भी आएगा 1:8। तो यही तो वो कहना चाह रहा है। वो कह रहा है जब कभी भी एक कंपाउंड बनता है तो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड होते हैं, और मॉलिक्यूल कैसे कंबाइंड होते हैं, हमेशा एक फिक्स रेशियो बाय मास, फिक्स रेशियो बाय वेट। याद रखना रेशियो किसका है, वेट का है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है। मिस्टेक क्या होती है, एग्जाम में आपसे पूछेगा कि H2 में फिक्स रेशियो बाय मास निकालो, तो आप इसको ऐसे निकल के आएंगे, सर हाइड्रोजन तो 2 हैं, ऑक्सीजन 1 है और ये लिख दो। ये नहीं लिखना है बेटा, अपनी बेवकूफ़ी का सबूत नहीं देना है बिल्कुल भी, टीचर की नज़रों में अपनी इज्जत नहीं गिरानी है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम का रेशियो नहीं पूछा है, ये आपने 2:1 जो निकाल दिया है, ये नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो निकाल दिया है, ये नहीं निकालना है, मास का रेशियो निकालना है। हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन का मास 2 होता है, एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है, उसको सिंप्लीफाई करा 1:8 आ गया। ये नोट कर लो। एक और एग्जाम्पल लेते हैं CO2 का। एक और एग्जाम्पल लेते हैं CO2 का। CO2 में 2 तरीके से बना सकता हूँ। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में मैंने क्या करा, कैल्शियम कार्बोनेट लिया, इसको 1000 डिग्री सेल्सियस पे कर दोगे तो CaO + CO2 गर्म कर दिया, हीट कर दिया, डिकम्पोज हो गया, ठीक है। और दूसरा एक्सपेरिमेंट में CO2 बनाना है, कैसे बनाया, कार्बन को जला दिया, कार्बन का कंबशन करा दिया, CO2 बन गया। 2 CO2 बन गए, एक CO2 है, एक CO2 है। इस वाली CO2 में इस वाली CO2 का सोर्स दूसरा है, इस वाली CO2 का सोर्स दूसरा है, लेकिन क्या इनके ये फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास ये चेंज होगा कि फिक्स रहेगा, ये देखते हैं, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन का मास कितना होता है 12, ठीक है। ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पर बच्चों, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मास 16, तो 2 का क्या हो जाएगा 32। इसको कर लो 4 3 या जितना भी आएगा ये 3:8, हाँ 4 3 12, 4 8 32। यहाँ पर भी अगर आप कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो निकालेंगे तो कार्बन का मास बच्चों 12 हो गया और ये हो गया 32, तो ये कितना हो जाएगा 3:8। तो सोर्स कोई भी हो सेम आना है। एक और एग्जांपल देते हैं हम, या इतने काफ़ी है, चलो नेक्स्ट उसकी तरफ चलते हैं, ये नोट कर लीजिए आप। तो नेक्स्ट लॉ है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूँ, पहले एग्जांपल से समझा रहा हूँ, तब जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। एक एग्जांपल लिया हमने, एग्जांपल में हमने नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बनने वाले। तो देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन होते हैं तो बहुत सारे ऑक्साइड बनाते हैं। एक N2O बनाता है, एक NO बनाता है, ठीक है, और एक होता है N2O3, एक होता है NO2 और एक होता है N2O5। ये कुछ नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है, व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड्स, ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कब लगता है, व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन उसी कैटेगरी में आते हैं, एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं। तो आप क्या करना है, हमें एक छोटी सी टेबल बना रहा हूँ, मास ऑफ नाइट्रोजन निकाल देंगे यहाँ से, हर कंपाउंड में नाइट्रोजन का मास निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, मास ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे, ठीक है। मास ऑफ नाइट्रोजन निकालेंगे, फिर मास ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे। फिर नाइट्रोजन का मास अलग अलग आ रहा है तो फिक्स्ड मास ऑफ नाइट्रोजन के मास को फिक्स कर देंगे, क्योंकि यही डेफिनेशन में कहा गया है। फिर इसके करस्पॉन्डिंग ऑक्सीजन का मास निकालेंगे, करस्पॉन्डिंग मास ऑफ ऑक्सीजन। चलो समझाता हूँ, बहुत आसान है, घबराओ मत, नाम पे मत जाओ, बहुत आसान है। ये N2 है नाइट्रस ऑक्साइड, इसमें बेटा नाइट्रोजन का मास देखो, एक नाइट्रोजन का मास 14 होता है तो 2 का क्या हो गया 28 हो गया, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने, 1 है, तो ऑक्सीजन का मास कितना हो गया 16। चलो यहाँ बात करते हैं, एक नाइट्रोजन है मास 14, एक ऑक्सीजन है मास 16, 2 नाइट्रोजन है 28, 3 है तो 48, यहाँ एक नाइट्रोजन है 14, 2 है तो 32, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है तो 28 और ये क्या हो गया 80 हो गया।
हो गया। अब मेरे को क्या करना है, इन दोनों में से मेरे पास दो एलिमेंट है, एक नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ही तो है, इन दोनों में से किसी एक का मास फिक्स करना है, किसी का भी कर लो, चाहे नाइट्रोजन का कर लो चाहे ऑक्सीजन का कर लो। मैंने क्या कर लिया, नाइट्रोजन कर लिया, ऑक्सीजन करके भी, ऑक्सीजन का मास फिक्स करके भी आप कर सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन के टर्म्स में पढ़ो, ईजी रहेगा, जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। तो इसका देखो मास वेरी कर रहा है, कहीं पर 28 है कहीं पर 14 है, तो या तो सबको 14 बना लो या सबको 28 बना लो। सुनना मैंने क्या कहा, या तो सबको 14 बना लो या फिर सबको 28 बना लो। तो मैं सबको 28 बना लेता हूँ। देखो ये तो पहले से 28 है, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, 28 का 28 ही रहा। जब नाइट्रोजन में कोई चेंज नहीं हुआ बच्चों, तो ऑक्सीजन में भी कोई चेंज नहीं होगा, यानी करस्पॉन्डिंग मास ऑफ ऑक्सीजन भी 16 ही रहेगा। अब ये देखो ये क्या है, 14 था, मैंने इसको 14 को कन्वर्ट करके इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, 28 में कन्वर्ट कर दिया। बच्चों किससे मल्टीप्लाई करा मैंने, 2 से मल्टीप्लाई करा। तो इस 16 को भी बच्चों किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कराया तो दूसरे को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये भी क्या आ गया हमारा, 32 आ गया, ठीक है। ये 28 है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि हम सबको 28 ही बना रहे हैं। तो ये इसको चेंज नहीं किया तो इसको भी चेंज नहीं करेंगे, 48 हो गया। चलो इधर देख लो, ये 14 है, इसको फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा 28। इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, 28 बनाया, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 64 बनाना पड़ेगा। ऑक्सीजन भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये ऑलरेडी 28 है और ये क्या है 80 है। समझ में आ गई बात, बहुत ईजी है। व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, एक से ज़्यादा कंपाउंड है, इसमें पहले एलिमेंट का निकाला मास, दूसरे एलिमेंट का मास निकाला, दोनों में से किसी भी एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर दो, किसी को भी कर दो, चाहे नाइट्रोजन को कर दो चाहे ऑक्सीजन को। हमने नाइट्रोजन का कर लिया है, तुम ऑक्सीजन भी कर लोगे तो सेम ही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आ जाएगा आंसर। तो मास ऑफ नाइट्रोजन हमने 28 कर लिया, आप 14 भी कर सकते थे, सबको 14 में भी कन्वर्ट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, हमने 28 कर लिया। इसको 28 था, पहले से ही 28 था तो 28 ही रहा, तो ऑक्सीजन में भी कोई चेंज नहीं आया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 28 बनाना पड़ा, तो ऑक्सीजन को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ गया। इधर नो चेंज, इधर 2 से मल्टीप्लाई करा, 14 इंटू 2 28, तो 32 को भी किस में करना पड़ा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब ऑक्सीजन के मास को देखो, नाइट्रोजन का मास फिक्स हो गया, सब जगह क्या आ रहा है 28 20 आ रहा है। अब ऑक्सीजन का मास देखो, रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन देखो क्या है, 16 रेशियो 32 रेशियो 48 रेशियो 64 रेशियो 80, क्या आएगा 16 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 5। ये क्या आया बच्चों, सिंपल होल नंबर रेशियो। रेशियो कैसा आया, सिंपल आया और होल नंबर में आया, सिंपल आया और होल नंबर में आया। मैं इसको ऊपर करके लिख देता हूँ, इसका रेशियो आप निकालेंगे तो 80 है, तो इसका रेशियो आप निकालेंगे 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो 5, सिंपल होल नंबर रेशियो। तो आप डेफिनेशन पर आ जाओ, क्या बोला कि व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड्स, एक से ज़्यादा कंपाउंड बने, देन द मास ऑफ दैट एलिमेंट विच कंबाइंस विद फिक्स्ड मास ऑफ अनदर एलिमेंट, mass of that element which combines with the fixed mass of another element, तो mass of this element will bear a simple whole number ratio। दोबारा सुन लो, दो एलिमेंट है, 2 से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे, जुड़ने पर 2 से ज़्यादा कंपाउंड बढ़ा रहे, तो एक के मास को फिक्स कर दिया, तो जो इस फिक्स मास से जुड़ने वाला जो दूसरा एलिमेंट का मास है, जो दूसरा जो फिक्स नहीं हुआ है उसके मास के रेशियो का अगर आप देखेंगे तो वो क्या आएगा, हमेशा 1 रेशियो 2 रेशियो, यानी सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। 1 2 3 हर बार आया ऐसा नहीं, सिंपल नंबर आएंगे, होल नंबर आएंगे, ठीक है। और यही इसकी डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन लिख नहीं रहा हूँ, आप बुक में से देख लेंगे, मैंने बता दिया है, चाहो तो यहीं से बनाकर लिख लेना। क्या लिखोगे, when two elements combine together to form more than one compounds, two elements nitrogen and oxygen, they combine together to form more than one compounds, then the mass of one element which combines with the fixed mass of another element, mass of one element combining with the fixed mass of another element, then this mass bears a simple whole number ratio। सिंपल इस वाले का, फिक्स वाले का नहीं, फिक्स वाले का सबका 1 1 आ जाएगा, फिक्स वाले के साथ जो कंबाइन हो रहा है उसका हमेशा सिंपल होल नंबर ही आएगा। एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, एक और एग्जांपल की हेल्प से समझ लो, बहुत फेमस एग्जांपल है वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। एक है वाटर और दूसरा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड।
मास ऑफ हाइड्रोजन, और इधर क्या लिखेंगे, मास ऑफ ऑक्सीजन। मास ऑफ हाइड्रोजन बच्चों यहाँ कितना है 2, यहाँ पर भी कितना है 2, यहाँ पर ऑक्सीजन का मास कितना है 16, यहाँ ऑक्सीजन का मास कितना है 32। हाइड्रोजन का मास ऑलरेडी क्या है, फिक्स्ड है, हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो रेशियो किसका निकालेंगे, जो फिक्स है उसका नहीं, रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के मास का रेशियो निकालेंगे बच्चों। वो कितना आएगा 16:32 यानी 1:2। तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपको एक बार घर पे ट्राई करना है किस किस का, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में प्रूफ करना है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है कि नहीं करता है। और दूसरा आपको करना है Na2O और Na2O2, ये आपका होमवर्क है, एक बार ट्राई करना है, इसी सेंस में हो जाएगा। तो बच्चों चौथा हमारा जो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है, छोटा सा लॉ है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेके समझ जाएंगे। डेफिनेशन समझ लो पहले, एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूँ। क्या कह रहा है, दो एलिमेंट है आपके पास, कौन कौन से एलिमेंट हैं, एक सल्फर है और एक कोई भी ले लो, मैंने सल्फर ऑक्सीजन ले लिया। दो एलिमेंट हैं, डिफरेंट एलिमेंट, लेकिन ये दोनों किसी एक सेम एलिमेंट से ही कंबाइन हो रहे हैं। दो एलिमेंट हैं, डिफरेंट हैं, लेकिन ये दोनों एक सेम थर्ड एलिमेंट से ही रिएक्ट कर रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। और जितना मास ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा है उतना ही मास इसके साथ रिएक्ट कर रहा है। ये जो थर्ड एलिमेंट है इसका मास फिक्स्ड है, थर्ड एलिमेंट का मास फिक्स्ड है। अगर 2 ग्राम इसके साथ जुड़ा है तो 2 ग्राम इसके साथ जुड़ा है, अगर 10 ग्राम इसके साथ जुड़ा है तो 10 ग्राम भी इसके साथ जुड़ा है। तो आपको पता है हाइड्रोजन और सल्फर आपस में मिलाकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों, वाटर। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और सल्फर का रेशियो निकालिए, यहाँ पर हाइड्रोजन और सल्फर का रेशियो निकाल लो, क्या निकल कर आएगा 2:32, सल्फर का 32 होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निकालो तो 2:16। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हाइड्रोजन का मास क्या है, हाइड्रोजन का मास क्या है, फिक्स्ड, यानी सल्फर भी 2 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है और ऑक्सीजन भी 2 ग्राम हाइड्रोजन से ही रिएक्ट कर रहा है। आप पहली लाइन पढ़ लो, व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट कौन है, सल्फर और ऑक्सीजन, कंबाइंड सेपरेटली, दोनों अलग अलग कर रहे हैं, सल्फर अलग कर रहा है और ऑक्सीजन अलग कर रहा है, तो कंबाइंड सेपरेटली विद सेम वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन, और दोनों के लिए हाइड्रोजन का वेट क्या है, सेम है। यहां तक समझ में आ गया। चलो अब यहां से सल्फर और यहां से ऑक्सीजन का रेशियो निकालना है, यहां से सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो निकालना है। सल्फर बच्चों कितने लिए है 32 और ऑक्सीजन कितना लिया है 16, तो ये कितना आ जाएगा आपका सल्फर ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 आ गया। अब ये आपस में भी कंबाइन कर सकते हैं, सल्फर और ऑक्सीजन आपस में भी कंबाइन कर सकते हैं, तो ये क्या बना देंगे, सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ से सल्फर और ऑक्सीजन का निकालो, सल्फर ऑक्सीजन का, सल्फर का क्या है 32 और 16, तो ये क्या आ गया 2:1। देखो यहाँ पर भी 2:1 आया और यहाँ पर भी 2:1 आया। यहाँ पर सल्फर किसका था, H2S का, ऑक्सीजन किसका था, H2O का। यहाँ पर सल्फर ऑक्सीजन एक ही कंपाउंड के हैं, तो दोनों का रेशियो क्या आया है, सेम आया है। क्या कहना चाह रहा है सुन लो, व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली, दो डिफरेंट एलिमेंट है सल्फर और ऑक्सीजन, दोनों अलग अलग कंबाइन कर रहे हैं विद अ थर्ड पार्टी के साथ कंबाइन कर रहे हैं, और इसका मास क्या ले रखा है, इसका वेट फिक्स ले रखा है, फिक्स्ड वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट। ठीक है, अब क्या बोला है, द रेशियो इन विच दे डू सो, इसकी बात कर रहा है, द रेशियो इन विच दे डू सो। ये जब ये सल्फर हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है, जिस रेशियो में जुड़ रहा है विल बी द सेम और सम मल्टीपल, विल बी सेम, हमारे केस में सेम आ गया है, जरूरी नहीं सेम आए, इसका ट्वाइस भी आ सकता था, इसका थ्राइस भी आ सकता था, इसका 4 टाइम्स भी आ सकता था, है ना। तो विल बी सेम और सम मल्टीपल ऑफ रेशियो इन विच दे कंबाइन विद ईच अदर, अपने साथ कंबाइन होने पर जो रेशियो आ रहा है और इधर से जो रेशियो निकाल रहे हैं, ये दोनों रेशियो या तो सेम आएगा या फिर इन दोनों का आपस में कोई मल्टीपल होगा। एक और एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं हम इसको, ये नोट कर लेना आप लोग, एक और एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। फिक्स्ड एलिमेंट जो है इस बार मेरा क्लोरीन है, ठीक है, और इधर सोडियम है और इधर हाइड्रोजन, समझ गए। दो एलिमेंट है सोडियम हाइड्रोजन, दोनों सेपरेटली आ रहे हैं और किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, क्लोरीन के साथ। तो फिक्स्ड एलिमेंट कौन है, क्लोरीन है, तो NaCl बनेगा इस साइड, इधर क्या बन जाएगा बच्चों NaCl, और इधर क्या बन जाएगा HCl। तो रेशियो निकाल दो, यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन का रेशियो क्या आएगा 23:35.5, और यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन का रेशियो क्या आएगा 1:35.5। तो अगर आप ध्यान दें तो क्लोरीन जो थर्ड पार्टी थी, जो थर्ड एलिमेंट था, उसका मास फिक्स्ड है,
यानी दो एलिमेंट सेम वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट से कंबाइन कर रहे हैं। सोडियम भी 35.5 क्लोरीन से कर रहा है और हाइड्रोजन भी 35.5 ग्राम क्लोरीन से कर रहा है। अब इन दोनों का आपस में रेशियो निकाल दो, सोडियम और हाइड्रोजन का आपस में रेशियो निकाल दो, कितना आ गया 23:1। ठीक है, अब ये आपस में भी तो कंबाइन करेंगे। सोडियम जब आपस में हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा NaH। यहाँ पर सोडियम और हाइड्रोजन का निकालो तो ये कितना आएगा बच्चों 23:1। देखो सेम आ रहा है, तो वही तो कह रहा है कि द रेशियो इन विच दे डू सो विल बी सेम और सम मल्टीपल ऑफ रेशियो इन विच दे कंबाइन विद ईच अदर। ये हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन था। तो जो नेक्स्ट हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है वो है गेल-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। ये गैसियस रिएक्शंस के लिए, ये किसके लिए है बच्चों, इट इज़ ओनली फॉर गैसियस रिएक्शन। अब सर ये गैसियस रिएक्शंस क्या होती हैं? गैसियस रिएक्शन वो होती हैं जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में, ज़्यादा रिएक्टेंट ज़्यादा प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एक आध सॉलिड है एक आध लिक्विड है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, और सारे के सारे गैस हो तो और भी अच्छी बात है। फॉर एग्जाम्पल, पहले समझ लो एग्जाम्पल की हेल्प से, फिर मैं समझाता हूँ। N2+3H2, नाइट्रोजन एक गैस है, हाइड्रोजन एक गैस है, ठीक है, और ये दोनों आपस में रिएक्ट करके 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बना रही है, ये गैस है। तो ये तीनों गैस है तो गैसियस रिएक्शन हो गई है, ठीक है, रिएक्टेंट भी गैस है प्रोडक्ट भी गैस है, तो ये गैसियस रिएक्शन हो गई। अच्छा, अब क्या करना है, नाइट्रोजन के आगे तुम्हें कितना नंबर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है 1, कुछ नहीं दिखाया तो 1, तो इसके आगे लिख दो 1 वॉल्यूम, गैस है ना तो वॉल्यूम निकाला जाएगा। और इसके कितने आ गए 3 लिखा हुआ है तो इसके आगे लिख दो 3 वॉल्यूम, और इसके कितने हो गए 2 वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ml में मान लो, लीटर में मान लो, डेसीमीटर क्यूब में मान लो, सेंटीमीटर क्यूब में मान लो, ये आपके ऊपर है, मैंने वॉल्यूम लिख दिया, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है व्हेन 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस कंबाइंस विद 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इट प्रोड्यूसेस 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, व्हेन 1 ml ऑफ नाइट्रोजन गैस कंबाइंस विद 3 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस दे गिव 2 ml ऑफ अमोनिया। आप इसको लीटर में भी ले सकते हैं। तो मैं इसको कैसे एग्जाम्पल में कैसे इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्वेश्चन में कैसे यूज़ कर सकता हूँ कि 1 ml नाइट्रोजन बनाने के लिए मेरे को कितने ml हाइड्रोजन चाहिए, 3 ml हाइड्रोजन चाहिए, और 1 ml नाइट्रोजन से 2 ml अमोनिया बनती है। तो वो पूछ ले कि 15 ml से कितनी बनेगी, है ना, 15 ml नाइट्रोजन आपको दे रखा है और ये दोनों चीज़ें आपसे पूछी गई हैं, तो ये यहाँ पर यूज़ आते हैं। ठीक है, तो आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी और आपको पता लग गया 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन जो है वो 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और 2 वॉल्यूम अमोनिया के बनाता है। तो 15 में कितने होंगे, 1 वॉल्यूम के लिए 3 वॉल्यूम चाहिए, तो 15 वॉल्यूम के लिए बच्चों कितने चाहिए होंगे, ये 15 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये भी कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15 3 42 ml ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, और ये 15 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये भी कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 30 ml ऑफ अमोनिया बनेगा। ये इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं, या आप नोट कर लीजिए। फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं, कार्बन सॉलिड है, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन जो कि एक गैस है, हमने इसको बर्न करा दिया, कंबशन करा दिया, CO2 गैस बन गई। अब देखो सॉलिड तो है तो इसके लिए हमें कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सिर्फ गैसियस रिएक्टेंट और गैसियस प्रोडक्ट्स के लिए निकलते। तो 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन 1 वॉल्यूम CO2 बनाएंगे, ठीक है, यानी 1 ml ऑक्सीजन 1 ml CO2 बनाएगा। कार्बन से हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, कार्बन को वो जब लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ेंगे तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो ये बेसिकली क्या था, गेल-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। अब डेफिनेशन पर आते हैं, क्या कहना चाह रहा था, द वॉल्यूम्स ऑफ gaseous reactants and gaseous products are always in simple whole number ratio at same temperature and pressure। अगर कोई गैसियस रिएक्शन है उसमें टेम्परेचर और प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है, तो उनके जो वॉल्यूम है उनमें हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। पिछले अमोनिया वाले में अगर हम देखें N2+3H2 इज गिविंग यू 2NH3, तो इसमें आया था 1, इसमें आया था 3, इसमें आया था 2। अगर रेशियो निकालो तो सिंपल होल नंबर रेशियो आ रहा है, यहाँ पर भी रेशियो निकालो तो 1:1 आ रहा है। तो इन सब के वॉल्यूम्स का रेशियो हमेशा क्या होगा, सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा एवोगैड्रोस लॉ है, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। इन्होंने क्या हाइपोथेसिस दिया था, क्या लॉ दिया था, इन्होंने बताया कि अगर 2 गैसेस हैं और दोनों के वॉल्यूम क्या कर दिए जाए, इक्वल कर दिया जाए, वॉल्यूम क्या कर दिया जाए, इक्वल कर दिया जाए, तो उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या आएंगे, सेम आएंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब उनके अंदर जितने एटम होंगे या मॉलिक्यूल होंगे वो भी क्या आएंगे, सेम आएंगे। फॉर एग्जांपल ये मैंने 3 कंटेनर ले रखे हैं और तीनों में अलग अलग गैस है। एक में है मेरी हाइड्रोजन गैस,
एक में है मेरी ऑक्सीजन गैस और एक में मैंने ले रखी है नाइट्रोजन, या चलो अमोनिया ले लेते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। तो मैंने इसके भी ले लिए कितने, 2 लीटर ऑफ H2 गैस, 2 लीटर ऑफ O2 गैस, 2 लीटर ऑफ अमोनिया गैस, दोनों के सेम ले लिया, तीनों के सेम वॉल्यूम ले लिया, इक्वल वॉल्यूम ले लिए, तो इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। यानी हाइड्रोजन जो घूम रहे हैं, मान लीजिए इसमें हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन बने, 5 बने, 2 लीटर में 5 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आ रहे हैं, तो 2 लीटर ऑक्सीजन में भी कितने आएंगे, 5 ही आएंगे, ठीक है। यहाँ कितने पार्टिकल हैं बच्चों, 5 मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ भी कितने आएंगे, 5, मान लिए 5 होते हैं नहीं होते हैं वो तो मोल कॉन्सेप्ट में हम सीखेंगे। और अमोनिया के भी बच्चों कितने आ जाएंगे, 5 ही आएंगे, इस तरीके से। यहाँ भी कितने आ जाएंगे, 5 मॉलिक्यूल्स। सिंपल है। अगर सबके वॉल्यूम सेम हो गैसेस के, और काम की चीज़, सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर, टेम्परेचर प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए वरना गड़बड़ा जाएगी रीडिंग, ठीक है। सेम कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर पे जितनी भी गैसें रखी हूँ, अगर सबके वॉल्यूम क्या आ जाए, सेम आ जाए, सबके वॉल्यूम आपने सेम ले रखे हैं, तो उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या आएंगे, सेम आएंगे। यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, एवोगैड्रो लॉ है। तो लास्ट में कुछ 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, 6.3 ग्राम ऑफ NaHCO3 आर एडेड टू 15 ग्राम ऑफ CH3COH सोल्यूशन। तो रिएक्टेंट हमारा क्या क्या हो गया, CH3COH को ऐड किया गया है किसके साथ, NaHCO3 के साथ। तो प्रोडक्ट क्या क्या बना, एक तो CO2 निकली और बाकी रेसिड्यू बना। रेसिड्यू किसको बोल दिया, देखो यहाँ से कॉमन सेंस लगा लो थोड़ा सा, 10th क्लास की रिएक्शन है, CH3CONa बनेगा प्लस H2O बनेगा और प्लस CO2, यही तो बनता था। कार्बोनेट की जब एसिड के साथ रिएक्शन कराओ तो CO2 प्लस H2O प्लस सॉल्ट बनता था। तो उसने सिर्फ CO2 के बारे में पूछा है कि कितने ग्राम निकलेगी, बाकी दोनों को कंबाइन करके उसने क्या बोल दिया, रेसिड्यू बोल दिया। इन दोनों को कंबाइन करके क्या बोल दिया उसने, रेसिड्यू बोल दिया। तो देखो बेटा अब सबके मास लिख लो, 6.3 ग्राम NaHCO3 है, 6.3 ग्राम NaHCO3 है, CH3COH कितना है, 15 ग्राम है। और इधर रिएक्टेंट में पूरे रेसिड्यू का मास देखो, रेसिड्यू इज फाउंड टू बी 18 ग्राम और CO2 का मान लिया हमने S ग्राम। तो आप वही लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू 15 प्लस 6.3 विल बी इक्वल टू x प्लस 18। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, निकाल लोगे, सिंपल है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बहुत सिंपल है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन को आपस में रिएक्ट कराया, बहुत सारे कंपाउंड बने और ये फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। नाइट्रोजन के मास अलग अलग कंपाउंड में ये आए, ऑक्सीजन के मास अलग अलग कंपाउंड में ये आए। लास्ट में पूछा शो दैट द अबव डेटा इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सेम वही है जो सबसे पहले एग्जांपल कराया था। इसके बाद क्या करोगे, नाइट्रोजन के मास को फिक्स कर दोगे, चाहे 14 पे फिक्स कर दो चाहे 28 पे फिक्स कर दो। फिर उसके हिसाब से जो भी चेंजेस यहाँ करोगे उसके हिसाब से ऑक्सीजन में चेंजेस करना, फिर ऑक्सीजन के मास को देखना आप, ठीक है, और इस हिसाब से निकाल देना आंसर।